कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? नमस्कार। चलिए आज बात करने वाले हम राष्ट्रपति जी के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि हमारी संसद का गठन होता कैसे है। हमारी संसद बेसिकली राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों को मिलाकर संसद बोला जाता है। गठन इन तीनों को मिलाकर किया जाता है। बेसिकली गणराज्य देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से, गणराज्य है ना हमारा देश, आपको पहले भी बताया था कि गणराज्य देश कौन सा होता है, जिनका जो प्रमुख होता है राजा। आप पहले राजा बोलते थे, वर्तमान में इस पद का नाम राष्ट्रपति है। जो देश का प्रमुख होता है वो वंश परंपरा के आधार पर नहीं होता, वो देश गणराज्य होता है। तो यही एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति जी का चुनाव हमारे देश में होता कैसे है। बेसिकली मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि जो किस तरीके से चुनाव होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया हम पॉलिटी का सेशन जब शुरू करेंगे, पॉलिटी की सीरीज शुरू करेंगे, उसमें क्लियरिटी से बताएंगे। यहाँ पर हम बात सिर्फ संसदीय प्रणाली के बारे में कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति जी को भी पढ़ाया संसदीय प्रणाली को ध्यान में रखकर ही जा रहा है। जितना संसदीय प्रणाली के लिए आवश्यक है उतना ही पढ़ा रही हूँ, यानी कि संसदीय प्रणाली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चन है या चुनाव की प्रक्रिया, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम पॉलिटी में क्लियर कर लेंगे, यानी कि क्लियर सब कुछ हो जाएगा, आपका छूटेगा कुछ नहीं। गणराज्य देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदन, पहली बात तो क्या बात कही गई है, निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और निर्वाचन करता कौन है, यानी कि चुनाव करता कौन है, एक निर्वाचक मंडल। मैं और आप नहीं वोट देते हैं राष्ट्रपति जी को, इनका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर तो होता है, परंतु एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन हैं कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य याद रखिएगा, जो मनोनीत होते हैं, जिनका मनोनीत और निर्वाचित दो तरीके के मेंबर होते हैं ना। निर्वाचित कौन से होते हैं, जिनको हम और आप वोट देते हैं, यानी को जो चुन के आते हैं, जो जनता जिनको चुनकर उस सदन में भेजते हैं। तो दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, वो नहीं जिनका मनोनयन किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं ना, वो चुने नहीं जाते ना। परंतु इसमें कौन, राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो चुन के आए हों, जो चुनाव के द्वारा आए हों, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, राज्यों में विधानमंडल होता है, विधानमंडल के भी दो सदन हैं, एक विधान सभा और एक विधान परिषद। विधानसभा प्रत्येक राज्य में है, परंतु प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, याद रखिएगा। तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सिर्फ मोटे मोटे तौर पर आप याद रखिएगा कि इसमें संसद यानी कि केंद्र का जो सदन है दोनों, और जो राज्य का सदन है विधानसभा, दोनों के ही सिर्फ निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो चुन के भेजे गए हैं, चुनाव के द्वारा आए हैं, वही सदस्य राष्ट्रपति जी के चुनाव में भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। किसके अंग होते हैं भारत के राष्ट्रपति जी? संसद के अंग होते हैं, परंतु वह ना तो संसद के दोनों सदनों में बैठते हैं, ना ही सदनों की चर्चाओं में भाग लेते हैं। आपने लोकसभा और राज्यसभा की डिबेट्स देखी होंगी, जब अधिवेशन चलता है वहाँ पर बैठ के चलती हैं। अब तो लाइव दिखाते हैं ना, चैनल है लोकसभा और राज्यसभा का अपना अपना। तब आपने कभी देखा है कि उसमें राष्ट्रपति जी उसकी चर्चाओं में भाग ले रहे हैं, या फिर जब बैठ के हो रही हैं तो राष्ट्रपति जी बैठते हैं? नहीं। अगर आपसे पूछा जाए क्या राष्ट्रपति जी संसद का अंग हैं, तो बिल्कुल हैं, परंतु वह उसकी बैठकों और उसकी चर्चाओं में भाग नहीं लेते हैं। परंतु संसद से संबंधित कुछ संवैधानिक कार्य हैं, कुछ कार्य हैं
जिनको राष्ट्रपति जी के द्वारा पूरा किया जाता है, जिनका संविधान में उल्लेख है। तो यही बात कही गई है। परंतु संसद से संबंधित कुछ संवैधानिक कार्य है जिनका निर्वहन राष्ट्रपति जी के द्वारा करना आवश्यक है। वो संसद के अंग हैं परंतु चर्चाओं में भाग नहीं लेते। परंतु संविधान के द्वारा राष्ट्रपति जी के लिए कुछ कार्यों का निर्धारण किया गया है जिनको वो पूरा करते हैं। वह समय समय पर क्या कार्य हैं, वह समय समय पर संसद के दोनों सदनों में बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं। यानी कि जो दोनों सदन हैं, कौन से सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इतनी बार रिवाइज हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र में बात कर रही हूँ मैं, संघ स्तर पर। तो दोनों सदनों को बैठक के लिए कौन आमंत्रित कर सकता है, किसका कार्य है, राष्ट्रपति जी। संसद का सत्रावसान कर यानी कि उसकी समाप्ति कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी उसका सत्रावसान भी कर सकते हैं। लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। आप देखते हैं ना, हमारे निम्न सदन लोकसभा, जिसको भंग किया जा सकता है समय से पूर्व भी, या उसका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये शक्ति किसके हाथ में है, ये शक्ति भी राष्ट्रपति जी के हाथ में ही है। बेसिकली इसकी पूरी तरीके से प्रावधान क्या है, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे ना तब डिटेल में देखेंगे। ये संसदीय प्रणाली भी पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दोनों ही चीज़ पढ़ना आवश्यक है। एक चीज़ पढ़ ली और एक नहीं पढ़ी तो आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा ना। दोनों सदनों द्वारा पास किए गए विधेयक तभी कानून का रूप धारण करते हैं। ये बात आई थिंक हमने पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ मैं इस बात का कि कोई भी विधेयक, हाँ आपको जब मैं एक्ट पढ़ा रही थी गवर्नर जनरल के जब चल रहे थे आज़ादी से पहले वाली बात में, तब बता रही थी कि उस समय गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होती थी एक्ट के पर, तभी विधेयक कोई पूर्ण रूप से लागू होता था या कानून बनता था जब उस पर गवर्नर जनरल की अनुमति मिल जाती थी। अब क्या है वर्तमान समय में, अब है गवर्नर जनरल का पद तो रहा नहीं, अब राष्ट्रपति जी हैं। राष्ट्रपति जी जब किसी विधेयक पर, अगर विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास भी हो गया है, वो तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक राष्ट्रपति जी उस पर अपनी अनुमति, सहमति, आज्ञा ना दे। याद रखिएगा, जब संसद के दोनों सदन की बैठके और अधिवेशन, आप हो सकता है बैठके शब्द ना आए अधिवेशन आ जाए, तो दोनों को रिलेट कीजिएगा। कुछ शब्दावलियाँ याद होनी चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट की अपनी शब्दावलियाँ होती हैं। जब संसद के दोनों सदन की बैठकें अधिवेशन ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, कब, बेसिकली यहाँ पे क्या बात कही गई है, देखिए ये अध्यादेश के लिए है। जब संसद के दोनों सदन की बैठकें अधिवेशन ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिन पर तुरंत कार्रवाई करने या कानून बनाने की आवश्यकता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति जी के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है, जिसकी शक्ति संसद के द्वारा लाए गए कानून के ही बराबर समतुल्य होती है। और ये अध्यादेश लाया किसके द्वारा जाता है, वो किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के द्वारा लाया जाता है, आर्टिकल 123, या आप याद कर सकते हैं 1, 2, 3 123। वैसे तो अगर आप नॉर्मल बोलेंगे तो आर्टिकल 123 के तहत लाया जाता है अध्यादेश, परंतु आप याद रखने के लिए 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश लाया जाता है। यह मैंने बेसिकली लिख दिया है। फैक्चुअल अगर कोशिश रहेगी कि जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद, उन पर भी एक पूरा अलग से ही सेपरेट वीडियो बना दिया जाए। तो 1, 2, 3 यानी कि 123, 1, 2, 3 अध्यादेश, 1, 2, 3 अध्यादेश, 1, 2, 3 123 के तहत क्या लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है। तो ये बात कही गई है कि कभी ऐसा तो नहीं है ना कि संसद की बैठकें हमेशा ऑलवेज चलती रहती हैं, ऐसा नहीं होता, परंतु देश में तो रोज़ चलता है, उसके कार्य क्रियाकलाप तो रोज़ होते हैं,
ऐसा नहीं है ना कि संसद की बैठ के जब बंद है तब देश में क्रियाकलाप भी बंद है या क्राइम बंद हो गया है, कुछ भी बंद हो गया नहीं, वो तो सतत रूप से चलता रहता है। तो इसी तरीके से अब संसद का बनाती है कानून, पर अगर संसद की बैठक नहीं हो रही, संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा और किसी कानून की आवश्यकता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, तब क्या किया जाएगा? तब अध्यादेश लाया जाता है। और अध्यादेश लाते कौन हैं? राष्ट्रपति जी। अब सदन की बैठकें नहीं चल रही, कानून की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा, तब राष्ट्रपति जी अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण करते हैं और वो कानून उसी तरीके से कार्य करता है जिस तरीके से जो संसद है वो कानून बनाती है, उसकी पावर होती है, उसी तरीके से उस अध्यादेश के तहत बनाए गए कानून की पावर होती है। और वो पावर कब तक रहती है? 6 महीने तक। यानी कि नेक्स्ट पहला जो भी अध्यादेश पारित करने के बाद पहली जो भी अधिवेशन होगा, पहली जो भी बैठक होगी, उसी में इस अध्यादेश को फाइनल तौर पर दिखाया जाएगा कि इस तरीके से हम अध्यादेश लाए थे। अगर संसद दोनों सदनों से पास कर देती है, यानी कि पूरी प्रक्रिया के तहत फिर इसको जांचा परखा जाता है, अगर ये उसमें पास हो जाता है तो ये पूरा का पूरा कानून बन जाता है। यानी कि जो 6 महीने का इसका टाइम पीरियड है वो समाप्त होने के बाद भी ये चलता रहता है, अगर ये संसद की बनाई प्रक्रिया में पास हो जाता है। यानी कि दोनों सदन इसे अपनी अनुमति दे देते हैं, कहते हैं हाँ भाई अच्छा है कानून, ठीक है आगे भी चलना चाहिए, बेहतरीन है, तो चलता है, कोई बात नहीं। हाँ, परंतु अगर सदन में इस पर मनाही हो जाती, यानी कि इसके लिए हामी नहीं भरी जाती, यस नहीं होता, तो ये वहीं की वहीं समाप्त हो जाता है, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। चलिए और देखते हैं आगे प्रावधान। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यानी कि लोकसभा का आम चुनाव कब होता है? 5 साल बाद। तो लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक के प्रारंभ में तथा यहाँ पर डंडा, ये आ की मात्रा आ का डंडा लगाना रह गया है, तो यहाँ पर लगा दिया है, टेंशन ना लीजिएगा। तो तथा प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन, यानी कि 5 साल में जब लोकसभा दोबारा नई चुन के आती है, नई नवेली लोकसभा आती है, तब उसकी प्रथम बैठक में, और जो प्रत्येक साल में जो बैठक होती है, प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन की शुरुआत में राष्ट्रपति जी दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के सामने, दोनों सदनों के संयुक्त बैठकों के सामने, यानी कि दोनों सदन एक साथ संयुक्त रूप से बैठते हैं और उनके सामने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है। बेसिकली ये सरकार की नीतियों का विवरण होता है जो राष्ट्रपति जी देते हैं, जो कार्य सरकार आगे आने वाले समय में करेगी और जो कार्य वो कर चुकी है उसके लिए वो शाबाशी देते हैं, और जो आगे आने वाला समय है, जो आगे समय आएगा उसमें जो कार्य सरकार करेगी उनके बारे में बताते हैं राष्ट्रपति जी अपने इस अभिभाषण में। तो ये बेसिकली सरकार ही तैयार करती है, इसीलिए इसको सरकार की नीति का विवरण भी कहते हैं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को। कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति जी की अनुमति सदनों में पेश होने से पहले ही मिलना आवश्यक है। विधेयक क्या होता है? अगर आप नॉर्मल तौर पर देखेंगे, कोई भी विधेयक है दोनों सदनों में से किसी भी सदन के समक्ष लाया जाता है, जब दोनों सदन पास कर देते हैं तो उसके बाद वो राष्ट्रपति जी की अनुमति के लिए जाता है, और जब राष्ट्रपति जी उस पर अपने साइन यानी कि हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वह विधेयक कानून यानी कि एक्ट का रूप धारण कर लेता है। परंतु कुछ विधेयक ऐसे भी हैं कि दोनों सदनों में पेश होने से पहले ही उन पर राष्ट्रपति जी की अनुमति मिलना आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पर धन विधेयक, बाकी और ऐसे कौन से विधेयक है वो हम पॉलिटी में देखेंगे, या फिर आप भी जाके मेरा वीडियो देखने के बाद जाके सर्च कीजिएगा कि ऐसे कौन से विधेयक है, और ये आपको फिर आप कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने उस पर अपना टाइम दिया है। फिर आप ना आराम से कोई भी क्वेश्चन सामने आया
आराम से कर देंगे सर, क्योंकि आपने उसमें टाइम दिया है ना, आपने देखा है, उसको ढूंढा है। फिर आप कभी नहीं बोलते। एक वो चीज़ हम कभी नहीं बोलते, वो क्वेश्चन कभी नहीं बोलते जिसको हमने पहले कभी गलत किया हो। हमने जब वो कोई क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं, उसके बाद जब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, अरे इसका सही आंसर तो ये था, फिर अगर नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन सामने आता है तो फिर हम उसे कभी गलत नहीं करते। राष्ट्रपति जी अगर चाहें तो दोनों सदनों व किसी एक सदन के सामने अभिभाषण कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई राष्ट्रपति जी का आना बिल्कुल ही मना है, नहीं जी। अगर वो चाहते हैं तो या तो वो दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर या फिर अलग अलग भी अपना अभिभाषण कर सकते हैं। इसके लिए वे सदस्यों की उपस्थिति की भी आशा कर सकते हैं कि हाँ, वो आशा करते हैं कि जब मेरा अभिभाषण हो, अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सदस्य, या फिर दोनों की संयुक्त बैठक है तो सारे सदस्य उपस्थित हों। और बेसिकली ये ऐसे भाषण कब करते हैं राष्ट्रपति जी? जब कोई विधेयक लंबे समय से लंबित होता है, यानी कि काफ़ी समय से उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया होता, या फिर कोई संदेश भेजना या देना होता है, तब राष्ट्रपति जी ऐसा अभिभाषण करते हैं। विधेयक पर असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुला सकते हैं राष्ट्रपति जी। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में किसी विधेयक पर सहमति नहीं बन रही है, तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति जी के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाई जाती हैं और उसमें निर्णय बहुमत के पक्ष में होता है। रियलिटी में ज़्यादातर लोकसभा के पक्ष में होता है, क्योंकि वहाँ पे संख्या अधिक है तो बहुमत भी उधर ही जाएगा। मतलब मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ कि रियलिटी में ऐसा ही होता है ज़्यादातर, पर हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि संयुक्त बैठकों में निर्णय बहुमत के पक्ष में जाता है। आवश्यक हो तो वह प्रोटेम, कौन सा स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष व राज्यसभा के कार्यकारी सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। आपने कभी देखा है हर 5 साल में लोकसभा का गठन किया जाता है। जब लोकसभा नई बन के आती है तो उस समय तो उसके पास कोई अध्यक्ष नहीं होता जो उसके सदस्यों को शपथ दिला सके। तब राष्ट्रपति जी प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष, जो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है, ठीक है। कौन होता है ये प्रोटेम स्पीकर? जो कुछ समय के लिए बनता है और उसका कार्य क्या होता है? जो लोकसभा नई लोकसभा है, जो उसके सदस्य उनको शपथ दिलाता है, क्योंकि शपथ दिलानी भी आवश्यक है। और जो लोकसभा थी वो तो डिसॉल्व हो चुकी है पहले वाली। अब नए बनाने के लिए क्या है? पहले शपथ ली जाएगी और फिर लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष चुनते हैं। परंतु इतने अध्यक्ष का जितने टाइम में लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, इसके लिए तो इस समय तो कोई अध्यक्ष चाहिए ना जो शपथ दिला सके। तो प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं उसको। आपसे पूछा भी जा सकता है प्रोटेम स्पीकर होता कौन है। प्रत्येक वर्ष सरकार का बजट, जिसे हमारे संविधान में बजट का नाम ना देकर क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। याद रखिएगा, हमारे संविधान में बजट जैसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रत्येक वर्ष सरकार का बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा भारत में कैग, कैग की फुल फॉर्म क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसकी तैयारी करते हैं, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए अलग अलग आयोग तथा पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरणों के प्रतिवेदन संसद के सामने रखवाते हैं। कौन रखवाते हैं? राष्ट्रपति जी रखवाते हैं। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय, आर्टिकल किसके तहत? आपको पता है ना, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं, आर्टिकल 331 के तहत। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे तौर पर कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12।
लोकसभा में जो 2 सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं, और राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं वो इन 4 क्षेत्र आर्टिकल 80, बेसिकली राज्यसभा में जो मनोनयन होता है वो आर्टिकल 80 के तहत 80 के तहत होता है। और 4 क्षेत्र कौन से हैं? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। याद रखिए क्या ये चारों क्षेत्र भी पूछ लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा इसमें जोड़ के दे देंगे, या फिर 3 दे देंगे, कोई एक अलग से दे देंगे, ये नहीं देंगे तो 3 सही एक गलत है, या फिर चारों 5 दे देंगे, 5 में से सिर्फ ये 4 है। यानी कि आपको याद रखना है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के बाद, किसकी प्राप्त करने के बाद? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग बेसिकली जो चुनाव करवाता है हमारे देश में। निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के बाद कि क्या कोई सदस्य जिसका निर्वाचन संविधान में लिखित प्रावधानों के अनुरूप किया गया है, यानी कि उसका निर्वाचन कैसे किया गया है, जो संविधान में क्राइटेरिया दिया गया है उसके तहत किया गया है, संविधान में निर्धारित योग्यता का उल्लंघन तो नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि संविधान में जो अर्हताएं उसके लिए निर्धारित की गई हैं उनका उल्लंघन तो नहीं करता। कभी अगर राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है तो वो निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के बाद उस सदस्य पर अपना फैसला देते हैं, और राष्ट्रपति जी का फैसला इस मामले में अंतिम होता है। याद रखिएगा आप ये बात। भारत, यहाँ पे एक फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने डाल दिया है बेसिकली कि अब तक कितने ऐसे राष्ट्रपति जी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, ये सीरियल वाइज हैं। और जो भी इनके फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि निर्विरोध चुनने वाले राष्ट्रपति कौन से थे? नीलम संजीवा रेड्डी। तो बेसिकली ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो हम अपनी पॉलिटी, राजनीति विज्ञान में ही देखेंगे जब करेंगे, पढ़ाई करेंगे राजनीति की। बेसिकली कोशिश है कि पॉलिटी की सीरीज़ भी जल्दी शुरू कर दी जाए, और कोशिश ये भी रहेगी कि वो प्री विद मेंस, यानी कि उसमें प्री कम मेंस दोनों हों, प्री ओरिएंटेड भी हो और मेंस ओरिएंटेड। मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव होता है ना पेपर, तो दोनों को ध्यान में रखकर बनाए जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।